दिन भर दुकान पर काम करने के बाद 65 ईयर ओल्ड मुन्ने खान शाम को अपने घर आते हैं। भोपाल शहर था, मई का महीना था। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि उन्हें बहुत गर्मी लग रही है और वो अपना कुर्ता उतार देते हैं। अचानक से उन्हें फिर वॉमिटिंग होने लगती है, जिसे देख के उनके घर वाले उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मुन्ने खान की मौत हो जाती है। उनकी मौत का कारण था गर्मी के कारण हार्ट अटैक आना। पर ये इकलौता इंसिडेंट नहीं है। पिछले कुछ सालों में दुनिया हर तरीके से बदल गई है। पृथ्वी का टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और एस्टिमेट्स बताते हैं कि जिस रास्ते पर हम हैं उसके हिसाब से पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला है। पर एग्जैक्टली कैसा दिखने वाला है हमारा फ्यूचर? बड़े बड़े नंबर्स नहीं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बल्कि इस वीडियो में हम न्यूज रिपोर्ट्स, स्टडीज और प्रोजेक्शन से विजुअलाइज करेंगे कि आने वाले समय में पृथ्वी पर प्रैक्टिकल लाइफ कैसी होगी। इंडिया highest ever temperature, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। आपने वो फ्रॉग वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है कि एक फ्रॉग को अगर उबलते हुए पानी के पॉट में डालें तो वो तुरंत बाहर कूद जाएगा, लेकिन अगर उसे ठंडे पानी में रखकर उसी पानी को बहुत धीरे धीरे गर्म करें तो वो बाहर नहीं कूदेगा, भले ही पानी उबलने लगे और उसकी मौत हो जाए। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, पर ये मेटाफोर हमारे काम का है, क्योंकि फिलहाल पृथ्वी पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब एक नजर से देखो तो हमारी अर्थ बहुत तेजी से बदल रही है। पिछले 10 साल अब तक के कंटिन्यूअसली सबसे गर्म रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप इस चीज को किसी एक दिन या किसी एक महीने पे नहीं डाल सकते। ये रोज हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है, इसलिए इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। धीरे धीरे हर साल पिछले साल से थोड़ा गर्म होता है। एक टाइम था जब वर्ल्ड लीडर्स पेरिस एग्रीमेंट की बात किया करते थे कि हमें पृथ्वी को 1.5 डिग्री सेल्सियस गर्म होने से बचाना है, और एक साल करके आज 1.5 डिग्री सेल्सियस दरवाजे पर आ चुका है। हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं कि जिन बातों का हम जिक्र किया करते थे कि ऐसा होगा, आज वो हमारी आंखों के सामने होने लगा। जैसे वीडियो की शुरुआत में जो हमने मुन्ने खान की कहानी सुनी, वही स्टोरी भारत में न जाने कितने लोगों की है। Over 300 people have died in the heat wave across the country. 8 more people have died of suspected heat stroke in India. The sweltering heat wave in India has claimed the lives of nearly 170 people. होता यह है कि जब हमारा शरीर गर्म होता है तो वो पसीना बहाकर खुद को ठंडा कर लेता है, लेकिन अगर बाहर गर्मी भी हो और ह्यूमिडिटी यानी नमी भी हो तो आपने नोटिस किया होगा कि बॉडी चिपचिपी होने लगती है। वो इसलिए क्योंकि शरीर पसीना तो बना रहा है, लेकिन वो पसीना भाप बन के उड़ नहीं रहा। ऐसे में बॉडी का टेम्परेचर ही बढ़ने लगता है, और अगर हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है तो ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं और व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब भारत में एक्चुअली हीट के कारण कितने लोग मर रहे हैं वो किसी को नहीं पता। गवर्नमेंट डेटा कहता है कि पिछले 20 सालों में 10 से 20 हजार मौतें हुई हैं। डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट नंबर्स देते हैं, पर बात यह है कि कई डेथ्स मिस क्लासिफाई होती हैं। जैसे अगर कोई हार्ट फेलियर से मरा है तो उसमें मरने का कारण हार्ट फेलियर ही नोट होता है, भले ही उसका हार्ट फेल गर्मी के कारण हुआ हो। गर्मी से इनडायरेक्टली होने वाली डेथ्स को काउंट करते हुए एक एनालिसिस कहता है कि भारत में हीट वेव का एक दिन 3400 एक्सेस डेथ्स कॉज करता है, और लगातार 5 दिन की हीट वेव अगर आ जाए तो उसके कारण 30,000 ज्यादा मौतें होती है। हर गर्मी के मौसम में अगर 5 हीट वेव्स भी हों तो लगभग 1.5 लाख मौतें केवल गर्मी के कारण हो रही है हर साल। जैसे जैसे दुनिया 3 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ती जाएगी, इन डेथ्स का काउंट भी बढ़ सकता है। आने वाले समय में गर्मी का मौसम ज्यादा दिनों तक चलेगा और सर्दियां कम चलेंगी। फिलहाल हर 10 सालों में सर्दियों के 1 से 3 दिन कम हो रहे हैं और गर्मियों के 2 से 7 दिन बढ़ रहे हैं। अगर हम एवरेज ले तो 1980 के कंपैरिजन में 2050 तक में, यानी अगले 25 सालों में सर्दियों का आधा महीना कम हो चुका होगा और गर्मियों का 1 महीना बढ़ चुका होगा। लिटरली मौसम ही बदल रहा है। अब गर्मियों का एक सॉल्यूशन है एसी, और वो काम भी करता है। इसलिए 2050 तक दुनिया भर में एसी का इस्तेमाल 3 गुना बढ़ने वाला है। अब इसमें कैच ये है कि एसी भी क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है, और खासकर वो अपने आसपास का एरिया गर्म करता है। आपने देखा होगा एसी से बहुत ही गर्म हवा निकलती है, तो दिन में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एसी के कारण रात में भी 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे लोग एसी का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, और एसी का इस्तेमाल बढ़ाने से आसपास के एरिया में गर्मी और बढ़ेगी, जिससे फिर एसी का इस्तेमाल और ज्यादा होगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। उड़ीसा के कोस्ट पर सतभाया 7 छोटे छोटे गांवों का एक झुंड था जिसमें 3000 से ज्यादा लोग रहते थे। 1960s से लगातार इरोजन और साइक्लोन्स के चलते
एक एक करके सभी गांव समुद्र में जा चुके हैं। लोग गांव को छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे, लेकिन समुद्र वहां भी पहुंच गया और घर, मंदिर, खेत सब कुछ पानी में डूब गया। ये लोग भारत के पहले क्लाइमेट रेफ्यूजीज हैं और उड़ीसा सरकार ने इन्हें रीसेटल करने के लिए भारत की पहली क्लाइमेट कॉलोनी बनाई। अब होता यह है कि जैसे पानी को उबालने पर वो ऊपर उठता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने पर समुद्र का पानी भी ऊपर उठ रहा है और जो ग्लेशियर्स सैकड़ों सालों में धीरे धीरे पिघलते और बनते हैं वो बेहद तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण पानी का लेवल और बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? भारत की जो 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है उसमें कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो सी लेवल राइज के कारण रहने लायक नहीं बचेंगे और वहाँ से लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा। और ये सिर्फ छोटे छोटे गाँवों में नहीं होने वाला जिनका कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना। मुंबई का बहुत सारा एरिया, कोची, सूरत, कोलकाता और भी अर्बन एरियाज सी लेवल राइज और एनुअल फ्लड्स की चपेट में आ जाएंगे। आप चार्ट्स में देख सकते हैं कि इन शहरों का कितना ज़्यादा एरिया अफेक्ट होगा और ये 2050 की प्रोजेक्शन है। हम अपनी लाइफ टाइम में ये देखने वाले हैं कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस रीजन में भी कई आइलैंड्स पार्शियली डिसअपीयर हो चुके हैं, खत्म हो गए पार्शियली, और हजारों लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। पूरी दुनिया में इस तरह के जितने भी क्लाइमेट माइग्रेशंस होंगे कि अब वो जगह रहने लायक नहीं बची और फिर लोग वहां से यहाँ हो रहे हैं, उनमें भारत लगभग 200 देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। यानी यहाँ बहुत ही ज़्यादा माइग्रेशंस होने वाले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में 4.5 करोड़ लोगों को सतभाया के लोगों की तरह अपना घर छोड़ना पड़ेगा। आने वाले समय में हम देखेंगे कि जैसे जैसे माइग्रेशन होगा तो शहरों की पॉपुलेशन बढ़ेगी। जो माइग्रेंट्स कोस्टल एरिया से आएंगे उन्हें मोस्ट लाइकली लेबर वर्क ही मिलेगा, मजदूरी का काम। रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, स्लम एरियाज, गरीबी इलाके बढ़ेंगे और ओवरऑल इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। 2013 में उत्तराखंड में भयानक तबाही आई थी। 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए और लाखों लोगों के घर टूट गए। मुझे याद है इस दौरान मैं छोटा था और मम्मी पापा आपस में डिस्कस करते थे कि उधर कितनी बुरी हालत है। अब इस बारे में शायद आपको ना पता हो, पर कई एक्सपर्ट्स इसमें इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज का भी हाथ मानते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे इर्रेगुलर मानसून, तूफान, आंधी, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश तो कहीं बहुत कम, इस सब की संभावना बढ़ती जा रही है। इसके अलावा रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स नहीं पिघले होते और हेल्दी होते तो बहुत ज़्यादा बारिश के बावजूद जो पत्थर और मिट्टी के ढेर अनस्टेबल हो गए वो नहीं होते। मतलब अगर ग्लोबल वार्मिंग ने उस एरिया को कमज़ोर नहीं बना दिया होता तो इतनी ज़्यादा तबाही नहीं होती। इसके अलावा हमने देखा कि जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ़ के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलते हैं। अब ये पानी पिघल करके नदियों में जाता है जो कि फिर ओवरफ्लो होती हैं और इससे बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड और एग्जैक्टली यही हुआ था सिक्किम में। अक्टूबर 2023 में नॉर्थ सिक्किम में एक ग्लेशियल लेक बर्स्ट हो गई जिसमें 90 से ज़्यादा लोग मारे गए, 25,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हुई, डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स टूट गए और भी नुकसान हुआ। दुख की बात यह है कि क्लाइमेट चेंज के कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ने वाली है और ये चीज़ दोबारा जुड़ती है माइग्रेशन से। यही तो वो लोग हैं जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इन जगहों पर इतनी ज़्यादा बाढ़ आ रही होगी, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा कि ये रहने लायक ही नहीं बचेंगी। और ये चीज़ भारत में पानी की कमी से भी जुड़ी हुई है। जिन बर्फ़ के ग्लेशियर्स की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली नेचुरल वाटर स्टोरेज की तरह काम करते हैं। उनमें फ्रेश पानी स्टोर होता है जो कि गर्मी के मौसम में धीरे धीरे पिघल कर नदियों में आता है और वो एक लिमिट में नदियों में आता रहता है, तो उससे हमारी पानी की पूर्ति होती है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इनमें 30 से 35% पानी ग्लेशियर्स से ही आता है। अब अगर ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलकर छोटे हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो जल्दी हम देखेंगे कि नदियों में पानी कम होने लगेगा। भारत में पहले ही दुनिया की 18% पॉपुलेशन है पर केवल 4% फ्रेश वाटर है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण पानी की और ज़्यादा कमी होने पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाल ही में पब्लिश हुआ एक पेपर डे 0 ड्रॉट्स की बात करता है। जब लगातार कई सालों तक बारिश कम होती है, पानी भाप बनकर जल्दी पिघलता है, नदियों में पानी कम हो जाता है और पानी की डिमांड उसकी सप्लाई से बेहद बढ़ जाती है। ये सब मिलकर डे 0 पैदा करते हैं, मतलब वो दिन जब पानी होगा ही नहीं। और ये एक बार की बात नहीं होगी। रिसर्चर्स कहते हैं कि जब एक बार हमारा पानी का स्टोरेज खाली हो गया तो उन्हें फिर बारिश से दोबारा भर पाने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि अगला सूखा आ जाएगा। यानी सूखा पड़ने के बीच का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा
और कई शहर ऐसे होंगे जो इसी साइकिल में फंस कर रह जाएंगे कि सूखा पड़ा, पानी खत्म हुआ, फिर रिकवर कर ही रहे थे कि दोबारा पानी खत्म हो गया। ग्लोबल वार्मिंग के शुरुआती दिनों में जब हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी, तब कुछ लोगों ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग ना अच्छी चीज है, क्योंकि इससे तो पौधों के लिए ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी और वो ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। ये बात शॉर्ट टर्म के लिए सच है, पर लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट चेंज से फसलों को सीरियस नुकसान होगा। प्रोजेक्शंस बताते हैं कि भारत में 3 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होने पर चावल की खेती 24% तक गिर सकती है। मतलब जहां पहले 4 किलो चावल मिलता था, लगभग वहां पर 3 किलो मिलेगा उतने ही एरिया में। वैसे ही गेहूं 11% तक, मक्का 21% तक और मिलेट्स की खेती 30% तक गिर सकती है ना। इस रिस्क को कम किया जा सकता है फसलों की वैरायटी चेंज करके, फर्टिलाइजर्स यूज बदलकर, इरिगेशन एडजस्ट करके, लेकिन इस सब के बावजूद ओवरऑल फसल समय के साथ कम होने वाली है। इसके बाद बेसिक इकोनॉमिक्स तो आपको पता ही है, फसल कम होगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो दाम बढ़ेंगे, लोग अच्छा न्यूट्रिशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और जो कुछ लोग खरीदेंगे उसमें भी न्यूट्रिशन कम होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण कई स्टेपल फूड्स का न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। चावल, गेहूं, जौ, इनमें 7 से 15% तक प्रोटीन कंटेंट कम होने वाला है। इसके अलावा आयरन और जिंक का कंसंट्रेशन भी कम होगा ना। मेरा मानना है कि जिस तरह गर्मी से बचने के लिए लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही लोग फूड इनसिक्योरिटी के बढ़ने पर गाय भैंसों को रिसोर्सेज की तरह देखेंगे कि चलो फसल कम हो रही है, बारिश इरेगुलर हो रही है, पर हमारे पास ये जानवर तो हैं, इनसे दूध आ रहा है। लेकिन जिस तरह एसी से गर्मी और क्लाइमेट चेंज बढ़ता है, ठीक वैसे ही एनिमल प्रोडक्ट्स, मांस, अंडे, दूध के प्रोडक्ट्स, इनसे भी क्लाइमेट चेंज बढ़ता है और ये एसी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ इनके कारण डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं और क्लाइमेट चेंज बढ़ता है, और दूसरी तरफ ये ढेर सारी जमीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर दुनिया के सारे लोग सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाने लगे तो पूरी दुनिया को परफेक्ट न्यूट्रिशन देने के बाद भी 75% जमीन बच जाएगी, जो कि अभी हम मांस, अंडे, दूध वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सब खाली हो जाएगी और वहां पे जंगल हो सकता है, वाइल्ड लाइफ हो सकती है, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारी जमीन जा रही है मांस, अंडे, दूध वगैरह में। और इन सब फैक्टर्स को मिला करके हम समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्शन लेने में ह्यूमंस इतने स्लो क्यों हैं। पहला तो ये मुद्दा इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें कोई क्लियर विलन नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स की कंपनीज दुनिया की बर्बादी कर रही हैं, पर उन फॉसिल फ्यूल्स से सभी को फायदा भी तो हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे कोई मॉरल वायलेशन नहीं है, कुछ एज सच बड़ा गलत नहीं हो रहा है जिसके खिलाफ आउटरीच किया जाए कि अरे तुमने ऐसा कर कैसे दिया, उसने कोयला ही तो जलाया है। तीसरा, ये चीज टाइम में काफी दूर लगती है। हमसे जो पिछली जनरेशंस थी उन्होंने कोई खास इंपैक्ट नहीं देखा और हम एक मॉडरेट इंपैक्ट देखने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जो जनरेशन आ रही हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में ही पैदा हो रही हैं, पर उसके पास बोलने के लिए अभी कुछ है ही नहीं कि हमारे फ्यूचर को बर्बाद मत करो या ऐसा करो या वैसा मत करो। वो तो अभी बच्चे हैं। और फाइनली क्लाइमेट चेंज बहुत स्लो है, धीरे धीरे होता है, जैसा कि हमने अपनी फ्रॉग वाले एनालॉजी में समझा। इन सब कारणों से समझ में आता है कि क्लाइमेट चेंज इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक क्यों है। ओके, तो क्या इस सब का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में सिर्फ बुरी खबरें ही हैं और कुछ भी नहीं होने वाला? ऐसा भी नहीं है। बिना हवा में बातें किए कई फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो थोड़ी उम्मीद जगाते हैं कि अगर हम चाहें तो ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकते हैं। जैसे एक फैक्ट ये कि दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। सोलर पैनल्स के दाम तेजी से गिरे हैं। जो सोलर पैनल एक समय पर $128 पर वॉट का मिलता था, आज वो $0.26 पर वॉट का मिल रहा है। जितनी भी एनर्जी की नई डिमांड पैदा हो रही है उसमें से अधिकतर सोलर या विंड एनर्जी से ही पूरी हो रही है। 2025 के फर्स्ट हाफ में जितनी एनर्जी कोयले से जनरेट हुई उससे थोड़ी सी ज्यादा रिन्यूएबल से जनरेट हुई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोलर और विंड एनर्जी इस दुनिया में डोमिनेंट एनर्जी का सोर्स बनने के रास्ते पर हैं और ऐसा होगा। इसके अलावा लोगों का एटीट्यूड भी बदल रहा है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के प्रभाव उन्हें दिखने लगे हैं कि भाई ये चीज सच में हो रही है, तो वो इसके बारे में कॉन्वर्सेशंस भी करने लगे हैं। तो ये अच्छी चीज है। लेकिन बात ये भी सच है कि फिलहाल हम जिस रास्ते पर हैं वो हमें 3 डिग्री सेल्सियस की गर्मी की तरफ बढ़ा रहा है। मतलब इस वीडियो में कही अधिकतर बातें सच होने वाली हैं, अगर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो। क्लाइमेट चेंज के कारण अभी का समय पहले से बहुत अलग है और जैसा हमने देखा आने वाला समय और ज्यादा अलग होने वाला है। इंसानों को खाना कम पड़ने से लेकर चूहों की पॉपुलेशन बढ़ने तक इसका असर हर चीज पर पड़ता है। जैसे जैसे समय बीतेगा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें क्लाइमेट चेंज का असर और ज्यादा देखने को मिलेगा। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल एक समय पर बहुत कम हो जाएगा, यह होना तय है, पर यह कितनी जल्दी होता है और वो होने से पहले
कितना परमानेंट डैमेज हो जाएगा ये डिपेंड करता है हमारे एक्शन की स्पीड पर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से क्लाइमेट चेंज की आपकी समझ बेहतर हुई होगी। बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर नहीं कर पाया, और वो है एनिमल एग्रीकल्चर का ग्लोबल वार्मिंग पर इम्पैक्ट। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता क्योंकि मीडिया में भी इस पर डिस्कशन नहीं होता। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि कैसे कुछ फूड आइटम्स पूरी पृथ्वी के लिए हर एंगल से खतरनाक है, लिटरली हर एक एंगल से बेकार है, तो आपको जरूर देखना चाहिए मेरा ये वीडियो।